हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन में। पिछले 2 लेक्चरों में हमने क्या कवर कर लिया है एक बार देखते हैं। पहला जो लेक्चर था, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था विरूपक बल क्या होता है, प्रत्यास्था क्या होता है, प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है, प्रतिबल क्या होता है और प्रतिबल के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद हमने कवर करा था विकृति क्या होती है और विकृति के प्रकार कितने होते हैं। और लेक्चर सेकंड में हमने पढ़ा था हुक्स लॉ यानी हुक का नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद हमने लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ बनाया था, जो हमें एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हुआ था। उसके बाद हमने जो हुक का नियम था उसमें प्रतिबल और विकृति के ग्राफ के आधार पर, वक्र के आधार पर अलग अलग वस्तुओं को देखा था, तन्य वस्तुएं, सुगठ्य वस्तुएं। और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार पढ़े थे अलग अलग। हमने पढ़ा था आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक और उसके बाद दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक को हम अपरूपण गुणांक भी कहते हैं। और उसके बाद हमने साथ साथ में इन सभी के लिए अलग अलग वस्तुओं के लिए, धातुओं के लिए, पदार्थों के लिए क्या देखा था, इनका वैल्यू भी देखा था। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तीसरे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे खिंचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इसके बाद अगला टॉपिक है पायसन निष्पत्ति या अनुपात। ठीक है। और उसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक होगा विभिन्न प्रत्यास्था गुणांकों के बीच संबंध। जो हमने प्रत्यास्था गुणांक पढ़े थे, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक, उन सब के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा दो क्लैंपों के बीच कसे तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न तापीय प्रतिबल तथा बल। आज का इतना हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। पहला इसमें डेरिवेशन है खिंचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है तार को खींचने में किया गया कार्य तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी तार को खींचने में जितना भी हमें वर्क डन करना पड़ता है, किया गया जो भी कार्य होता है, वही तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है आगे। इसमें लिखा है माना किसी कैपिटल L लंबाई तथा कैपिटल A अनुप्रस्थ काट के तार पर लंबाई की दिशा में कैपिटल F बल लगाने से उसकी लंबाई में स्मॉल l की वृद्धि हो जाती है। यानी ये जो तार था इसकी लंबाई कितनी थी, कैपिटल L। इस पर शुरू में फोर्स कितना लगा था, 0। इस पर शुरू में फोर्स कुछ नहीं लगा। फिर हमने नीचे की ओर इस पर एक फोर्स लगा दिया कैपिटल F। तो उससे क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई की दिशा में बोला ना, तो लंबाई की दिशा में ही फोर्स लगाएंगे। लिखा लंबाई की दिशा में फोर्स लगाने पर, तो उससे क्या होगा, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। अब जो ये लंबाई में वृद्धि जितनी भी हुई प्रतिबल या फोर्स लगाने से, उसमें जो कार्य किया गया होगा वही क्या होगा, तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए क्या लिखा, अतः तार को खींचने में किया गया कुल कार्य, कुल कितना कार्य होगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा कुल कार्य का फॉर्मूला होगा W बराबर औसत बल यानी लगाया गया कुल बल और गुणा लंबाई में वृद्धि। फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है। विस्थापन बल गुणा विस्थापन। विस्थापन का मतलब है तय की गई दूरी, और बल क्या होता है, जितना भी आपने बल लगाया। तो यानी यहाँ पर भी क्या होगा, जितना ये तार नीचे की ओर खिसक गया। ठीक है। तो ये औसत बल, यानी पहले कितना बल लगा था और बाद में कितना बल लगा था, उनका औसत निकाल लेंगे। तो औसत बल कैसे निकलता है, पहले लगाया गया बल जमा बाद में लगाया गया बल और बटा 2, जितनी भी संख्या है। यदि 3 बार बल लगाते तो 3 से डिवाइड करते, यदि 4 बार बल लगाते तो चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करते। ठीक है। औसत निकालना तो आपका पता ही होगा। तो इसमें पहले जो बल लगा था, पहला बल लगा था 0 और बाद में बल लगाया F। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा भाई आपका 0 + F बटा 2 और इंटू लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, स्मॉल l। तो अब देखो 0 में आप F जोड़ोगे तो कितना होगा F, और F गुणा L बटा कितना आ गया 2। इससे आगे देखते हैं। इससे आगे लिखा है यह किया गया कार्य ही तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी जो कार्य करा है हमने W बराबर हाफ FL, यो किसके बराबर होगा, तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बराबर। यानी जो U है आपकी तार में स्थित प्रत्यास्थ संचित ऊर्जा, वो किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर होगी। यानी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 FL।
एल क्या है, लंबाई में वृद्धि, और एफ क्या है, तार पर लगाया गया लंबाई की दिशा में बल। इसके बाद हमने क्या करा, इसमें ए एल से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और ए एल से ही भाग कर दिया, यानी एक प्रकार का क्या करता है, कंजुकेट लगा दिया। तो यदि आप ए एल से ही गुणा करोगे और ए एल से ही भाग करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने का। तो इससे क्या हुआ, आपने ए एल से गुणा करा और ए एल से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो देखो इसमें क्या बन गया, जो हमारा नीचे ये लिख रहा है ए एल का हमने ए लिख लिया किसके साथ, एफ के साथ, और जो एल बचा ये किसके साथ लिख लिया, स्मॉल एल के साथ। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा आपका, जो हो गया एफ अपॉन ए, और ये क्या हो गया, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो ये एफ अपॉन ए क्या होता है, प्रतिबल, और लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई क्या होती है, विकृति। तो यानी हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए की जगह प्रतिबल, और स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल की जगह क्या लिख सकते हैं, विकृति। और ये क्या है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। क्षेत्रफल इंटू लंबाई किसके बराबर होता है, आयतन के बराबर। तो यानी हमारा फॉर्मूला बन गया प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का, U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। और मात्रक क्या होता है इसका, किए गए कार्य के बराबर है, तो इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, जूल। उसके बाद देखिए क्या लिखा है इसमें, वही लाइन लिखा है, अतः तार के प्रति एकांक, जो तार के प्रति एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। यदि आप जो ये आयतन है, आयतन से इसे डिवाइड कर देंगे ऊर्जा को, तो जो भी आपका वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ऊर्जा घनत्व के बराबर। तो यहाँ पे देखो यही कर रखा है इस वाले अगली लाइन में। यहाँ से जो आयतन था आपका, जो ए एल बच रहा था, ये वाला जो ए एल बच रहा था यहाँ पे, इसे क्या कर दिया इन्होंने यू के बेस में लिख दिया। ठीक है, और जैसे ही हम इसे यू के बेस में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व को किससे लिखते हैं हम, स्मॉल यू से। ठीक है, ऊर्जा घनत्व को किससे लिखते हैं, स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति, क्योंकि जो आयतन था गुणा में वो कहाँ चला गया, बेस में चला गया। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है। ऊर्जा घनत्व ऊर्जा बटा आयतन, यानी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, नोट में क्या लिखा है भाई, नोट नंबर 1, आपको पता है यंग प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रतिबल बटा विकृति। आप यहाँ से प्रतिबल का यदि फॉर्मूला निकाल लोगे तो हमें विकृति गुणा यंग प्रत्यास्थ गुणांक में करनी पड़ेगी, यानी प्रतिबल बराबर कितना आ जाएगा, यंग प्रत्यास्थ गुणांक गुणा विकृति। तो अब इससे आगे देखो क्या लिखा है, इससे आगे लिखा है अतः एकांक आयतन की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। एकांक आयतन की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, एकांक आयतन के लिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था भाई, फॉर्मूला था हमारे पास U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति, 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। अब आप प्रतिबल की जगह क्या रख देंगे, y इंटू विकृति। इसमें हमने प्रतिबल की जगह क्या रख दिया, y इंटू विकृति आएगा, इसकी जगह y इंटू विकृति, और एक ये वाला विकृति बचा हुआ था। ठीक है, तो विकृति इंटू विकृति क्या हो जाएगा, विकृति का स्क्वायर। विकृति इंटू विकृति क्या हो जाएगा भाई, विकृति का स्क्वायर। तो यानी आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, 1/2 y और विकृति का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यानी फार्मूला बन गया आपका U बराबर हाफ y विकृति का स्क्वायर। यदि अब हम यहाँ से प्रतिबल का वैल्यू ना निकाल के विकृति का वैल्यू निकाल लेंगे तो y चला जाएगा बेस में और विकृति आ जाएगा इस वाली साइड में। तो यानी विकृति का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रतिबल बटा y। अब हमने क्या करा, विकृति की जगह इसका फॉर्मूला रख दिया। फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/2 हाफ प्रतिबल गुणा विकृति। तो विकृति की जगह हमने क्या रख दिया, प्रतिबल बटा y। क्या रख दिया भाई, प्रतिबल बटा y। अब ऊपर क्या है, प्रतिबल गुणा प्रतिबल, तो प्रतिबल क्या हो जाएगा, प्रतिबल का स्क्वायर, और नीचे क्या बच जाएगा y क्या है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। तो आपका प्रतिबल के पदों में और यंग प्रत्यास्थ गुणांक के पदों में फॉर्मूला क्या होता है, विकृति के पदों में और यंग प्रत्यास्थ गुणांक के पदों में फॉर्मूला क्या होता है, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है भाई, यदि आपका विकृति के पदों में प्रत्यास्थ संचित स्थिति ऊर्जा पूछता है तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ y विकृति का स्क्वायर। ठीक है, और यदि प्रतिबल के पदों में पूछता है तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ प्रतिबल स्क्वायर बटा y क्या है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। ठीक है, ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं हर बार पेपर में पूछा जाता है। इससे आगे देखते हैं, अब इससे अगला टॉपिक है पायसन निष्पत्ति, या इसका नाम क्या है, पायसन निष्पत्ति या अनुपात। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात, यहाँ पे क्या आना था, का अनुपात, यहाँ पे लिखना आपको का अनुपात पायसन निष्पत्ति या अनुपात कहलाता है। इन दोनों का अनुपात किस किस का अनुपात, इसमें दो शब्द आए,
दो शब्द कौन कौन से आए भाई? पहला शब्द आया पार्श्वीय विकृति, उसके बाद आया अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? हाँ, क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य विकृति। अब ये पार्श्वीय विकृति क्या होती है? पार्श्वीय विकृति देखो अगला हेडिंग पार्श्वीय विकृति है, इसे हम आगे बढ़ेंगे। वास्तव में पार्श्वीय विकृति क्या होती है? जब किसी वस्तु पर इस प्रकार से फोर्स लगाया जाता है कि उसका व्यास क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, यानी उसका व्यास में परिवर्तन हो। तो व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? पार्श्वीय विकृति। तो देखो इसमें लिखा है पायसन निष्पत्ति या पायसन अनुपात क्या होता है। तो पायसन निष्पत्ति या पायसन अनुपात क्या होता है? पार्श्वीय विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात। ये लिखा पार्श्वीय विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? हाँ, इसे किससे लिखते हैं? सिग्मा से। ये लिखा है इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई। तो इसमें लिखा है हमारा सिग्मा बराबर पार्श्वीय विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति। और पार्श्वीय विकृति का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डेल्टा डी अपॉन डी और बटा डेल्टा एल अपॉन एल। जो डेल्टा में माइनस हुआ है अभी बताया तुम्हें, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया अभिलंबवत बल से उसके व्यास में परिवर्तन हो, तो व्यास क्या हो? घट जाता हो, तो इसलिए कैसे चिन्ह आता है? माइनस का। ठीक है। इससे आगे देखो पार्श्वीय विकृति की परिभाषा। यदि किसी तार पर अभिलंब बल लगाने से उसके व्यास में परिवर्तन हो जाता है तो उन दोनों का अनुपात, यानी व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास, उनका अनुपात क्या कहलाता है? पार्श्वीय विकृति। ये परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में वो भी बहुत बार पूछी हुई परिभाषा है। ठीक है। अब आप इन्हें एक बार उतार लीजिएगा भाई। ठीक है। इससे आगे लिखा है नोट। तो नोट में देखिए क्या लिखा है? पायसन अनुपात का सैद्धांतिक मान -1 से 0.5 के बीच तथा प्रायोगिक मान 0 से 0.5 के बीच होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हालांकि अति लघुत्तरीय प्रश्नों में ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो सैद्धांतिक मान कितना होता है? -1 से 0.5 के बीच। और जो प्रायोगिक मान है वो कितना होता है? 0 से 0.5 के बीच। इसके बाद अगला टॉपिक है विभिन्न प्रत्यास्थता गुणांकों के बीच संबंध। यानी आपने विभिन्न प्रत्यास्थता गुणांक पढ़े हैं 3 प्रकार के, उनके बीच में संबंध क्या होता है। तो देखिए पहला संबंध क्या लिखा है? पहले संबंध में लिखा है कैपिटल वाई ईटा व सिग्मा के बीच संबंध। वाई क्या है? वाई है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ईटा है दृढ़ता गुणांक और सिग्मा क्या है? पायसन निष्पत्ति। तो इन तीनों में क्या संबंध होता है? कैपिटल वाई बराबर होता है 2 ईटा ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा। ठीक है। इसके बाद अगला है वाई बी और सिग्मा में संबंध। बी क्या है? ये बी है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। तो इन तीनों में संबंध होता है कैपिटल वाई बराबर 3b और ब्रैकेट में 1 - 2 सिग्मा। इसके बाद तीसरा है वाई बी तथा ईटा में संबंध। वाई क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक, बी क्या है? आयतन प्रत्यास्था गुणांक और ईटा क्या है? दृढ़ता गुणांक। इन तीनों के बीच में देखिए क्या संबंध है? कैपिटल वाई बराबर 9 ईटा बी अपॉन 3b प्लस ईटा और बराबर होता है ये किसके? 9 अपॉन वाई और बराबर होता है 1 अपॉन बीटा। ये यहाँ पर इस तरीके का निशान है। यानी दूसरा संबंध क्या होता है इन दोनों के बीच में? 9 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन बी प्लस 3 अपॉन ईटा। यानी यदि आप यहाँ से एलसीएम लेकर के वाई का वैल्यू निकाल लेंगे तो यही वाला फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है। या तो आप सिंपल इस तरीके से याद रख लीजिए कि 9 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन बी और प्लस 3 अपॉन ईटा, या फिर आप इसको हल कर लीजिए और हल करने के बाद आपका ये वाला फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले लिखे। इसके बाद अगला है आपका सिग्मा बी और ईटा के बीच में संबंध। बी क्या है? आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ईटा क्या है? फिर से दृढ़ता गुणांक और सिग्मा क्या है? पायसन निष्पत्ति। जो पायसन निष्पत्ति होती है जो होती है 3b - 2 ईटा अपॉन 6b प्लस 2 ईटा। तो ये 3-4 संबंध जो आपको लिखवाए इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ये 4-5 संबंध आपके याद होने चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है भाई कि दो क्लैंपों के बीच कसे तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न तापीय प्रतिबल तथा प्रतिबल। तो इसमें देखिए क्या लिखा है? इसमें लिखा है जब किसी तार के दोनों सिरों को दो क्लैंपों के बीच
कसकर तार को ठंडा किया जाता है तो तार की लंबाई में सिकुड़न के कारण क्लैंपों पर बल लगता है तथा तार में एक तापीय प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा भी होगा जब गर्मी होती है तो ये जो तार रहती है, तारे इनसे बिजली आती है घरों में, ये लटक जाते हैं, और जब सर्दी होती है तो ये सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जब गर्मी होती है तो ज़्यादा टेम्परेचर के कारण इनका जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। यदि आप इसी तरीके से तार को दो क्लैंपों के बीच में लटका दोगे और उसे ठंडा करोगे तो ठंडा करने से क्या होगा, उसकी लंबाई घटनी शुरू होगी, और जैसे उसकी लंबाई घटनी शुरू होगी तो लंबाई के घटने से क्या होगा, जिन भी क्लैंपों के बीच में, जिन भी कीलों के बीच में वो बंधा होगा तार, वो क्या करेगा, उन पर फोर्स लगा होगा। ठीक है, तो वो जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, उस फोर्स का नाम है तापीय प्रतिबल, क्योंकि वो टेम्परेचर के घटने के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए उसे क्या बोल रहे हैं हम, तापीय प्रतिबल। इस तरीके से मान लीजिए दो क्लैंप है, एक क्लैंप ये है और एक क्लैंप ये है, इनके बीच में यहाँ पर एक तार है। जब इसे आप ठंडा करोगे तो क्या करेगा, इस पर अंदर की ओर फोर्स लगा होगा, इस वाले पे भी अंदर की ओर फोर्स लगा, क्योंकि खींचेगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, तो उसके कारण जो बल उत्पन्न होता है उसका नाम क्या है, तापीय प्रतिबल। तो उससे आगे देखिए क्या लिखा है इसमें लिखा है भाई, माना तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल वाई, रेखीय प्रत्यास्थता गुणांक को किससे लिखते हैं भाई, हाँ ये क्या है, अल्फ़ा। तार के ताप में डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस की कमी करने पर तार की लंबाई में क्या लिख रखा, स्मॉल एल कमी हो जाती है। अब क्या हमने क्या करा, टेम्परेचर को घटा दिया, तो टेम्परेचर को घटाने से जो भी तार की लंबाई में कमी होगी उसे किससे लिखा, उसे लिखा हमने स्मॉल एल से। तो देखिए रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बराबर लंबाई में कमी बटा प्रारंभिक लंबाई, यानी अल्फ़ा बराबर लंबाई में कमी बटा प्रारंभिक लंबाई और गुणा ताप में कमी, यानी टेम्परेचर में कितना कमी हुई। ठीक है भाई, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया आपका, अल्फ़ा बराबर स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल और इंटू डेल्टा टी। ये सारे फॉर्मूले आप सोच रहे हो कहाँ से आए, ये सारे फॉर्मूले आप आगे पढ़ोगे। ठीक है भाई, अभी फ़िलहाल इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ है, इसलिए से पढ़ लीजिए। तो देखिए विकृति क्या होता है, विकृति आपको पता है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, और यहाँ पे भी क्या है, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, विकृति। ठीक है, पर हम देखेंगे सबसे पहले पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी आपको पता है क्या होता है भाई, प्रतिबल बटा विकृति। तो यहाँ से प्रतिबल का यदि आप फॉर्मूला निकाल लोगे तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रतिबल का फॉर्मूला होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणा विकृति। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणा विकृति। अभी जो बल है ये तो हमारा मेन फार्मूला है, इसके लिए प्रतिबल के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणा विकृति। यदि आप इसे किसके पदों में लिख दोगे भाई, किसके पदों में लिख दोगे यहाँ से सही, हाँ तापीय प्रतिबल। तो तापीय प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणा विकृति। अब देखिए विकृति का वैल्यू कितना आ रहा, विकृति का वैल्यू हमारा कितना आया था, विकृति का वैल्यू देखिए भाई, ये क्या हो गया था आपका, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, और ये नीचे क्या बचा था, डेल्टा टी। डेल्टा टी का गुणा इधर कर दिया, डेल्टा टी का गुणा किधर कर दिया, देखिए एक बार, तो डेल्टा टी आपका बचा था, ये डेल्टा टी, ये तो क्या हो गया, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, ये क्या बन गया, विकृति। और जो डेल्टा टी था इसका गुणा इधर कर दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, विकृति बराबर अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी आ गया, विकृति बराबर अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो यानी इसमें जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे, इसमें हम विकृति की जगह क्या रख सकते हैं, इसमें हम विकृति की जगह रख सकते हैं अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो यानी तापीय प्रतिबल का फॉर्मूला हो जाएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू अल्फ़ा और इंटू डेल्टा टी। इसके बाद देखिए अगला फॉर्मूला क्या लिखा, अगला लिखा प्रतिबल। आपको पता है प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो इसमें अगला फॉर्मूला लिखा तनाव बल। तनाव बल का मतलब है जो तार जब खींचेगा तो एक तनाव उत्पन्न करेगा। तो तनाव बल का फॉर्मूला क्या होगा, तनाव बल का फॉर्मूला होगा, ये जो ऊपर आपका बल लिखा ना बल, इसे बोल रहे तनाव बल, क्योंकि जो बल उत्पन्न होगा तार में दो क्लैंपों के बीच जब वो कसा होगा तो उसमें जो बल उत्पन्न होगा वो तनाव, यानी अंदर की ओर इस तरीके से बल लेगा वो तनाव के बराबर होगा। ठीक है, जितना भी वो तनाव होगा खींचा हुआ होगा। तो यानी जो ऊपर आपका बल लिखा है, ये वाला जो आपका ऊपर ये वाला बल लिखा है, इसे क्या मान लिया, तनाव बल। और ये क्या था आपका प्रतिबल, तो क्षेत्रफल की गुणा इधर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तनाव बल बराबर प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए आपका जो फॉर्मूला आया था प्रतिबल का, तापीय प्रतिबल का फॉर्मूला क्या आया था भाई, वाई अल्फ़ा टी। ये किसका फॉर्मूला था प्रतिबल का, वाई अल्फ़ा टी। और क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से। क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से।
तो यानी आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इंटू वाई अल्फ़ा डेल्टा टी, यानी आपका नेट जो तनाव बल होगा वो कितना होगा भाई, वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी। यही था हमारा दो क्लैंपों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर उनके बीच में उत्पन्न क्या होगा हमारा फॉर्मूला बल का। यदि आपसे पूछे कि तापीय बल का, तो तापीय बल का फॉर्मूला ये रहा। तापीय बल का फॉर्मूला क्या होगा, केवल वाई अल्फ़ा डेल्टा टी। यदि आपसे पूछेंगे बल का फॉर्मूला, तो बल का फॉर्मूला क्या होगा, वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी। इसके साथ क्या लगाना और आपको एल, सॉरी इसके साथ क्या लगाओगे आप, ए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का, ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगला जो लेक्चर होगा हमारा, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसमें अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसी के साथ साथ जो सारांश है चैप्टर का, और सारांश में भी आपको बहुत सारी परिभाषाएं छोटे छोटे लाइन्स में यानी छोटे छोटे मीनिंग में समझाई जाएगी, वे भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और उसके बाद पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।